नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। देखिए, इससे पहले हमने 2021 का जो भी एस्टेट का आपका पेपर हुआ था उसका हमने ईवीएस का डिटेल से कर रखा है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो एक प्रकार से हमने पूरा ईवीएस का जो 2021 का आपका पेपर हुआ था ना उसका निचोड़ कर दिया था। आज हम करेंगे भाई 2020 का जो आपका एस्टेट का पेपर हुआ था, तो इसका ईवीएस का जो सेक्शन है इसको भी हम डिटेल से करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी रह सकती है, पर आप अगर पेपर देखोगे, अगर ये दोनों पेपर आप डिटेल से देख लोगे तो आपको काफ़ी टॉपिक क्या है क्लियर हो जाएंगे। आप अपनी कॉपी लेकर भी बैठ सकते हैं और साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट लगे नोट्स भी बना सकते हैं। एक प्रकार से नोट्स भी आपके क्या है बन जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला ही क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना। इसने पूछा प्राणियों की जो संकटग्रस्त जातियां हैं वे कौन सी हैं, उन चार में से हमने चुनना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इनकी जो प्रजातियों के बारे में बात की है या जातियों के बारे में बात की है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो एक बार इस जातियों के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन कौन सा होता है। तो देखिए, जातियों के बारे में एक बार बात करते हैं। देखिए, जो संकटग्रस्त, अगर इसने जातियों की बात करी है तो चार प्रकार की हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की बताया मैंने? चार प्रकार की यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो भाई लुप्त प्राय प्रजातियाँ होती हैं, प्रजातियाँ। अगर मैं दूसरी देखने की बात करूँ तो दूसरी आक्रामक प्रजातियां। अगर मैं तीसरी की बात करूं तो स्थानिक प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां। और अगर मैं नंबर चार की बात करूं तो जो विलुप्त प्रजातियां। अगर आप इस प्रकार से डिटेल से पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे नहीं, पूछेगा कहाँ से भाई पेपर में। तो देखिए, ये बात हमने जान ली, तो इनके बारे में पता भी होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आती है लुप्त प्राय प्रजातियां। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें वे सभी चीजें आती हैं जिसमें क्या है भारी गिरावट आ रही है, जिसकी आबादी के अंतर्गत भारी गिरावट आ रही है और ये अभी लुप्त नहीं हुई है पर लुप्त होने वाली है। इसमें भाई भारी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में इनकी आबादी में गिरावट आ रही है, पर ये अभी क्या है लुप्त नहीं हुई है पर लुप्त होने की कगार पर हैं। तो वे क्या कहलाती हैं? लुप्तप्राय प्रजातियां कहलाती हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं आक्रामक प्रजातियां। ये कौन सी होती हैं भाई? इसके अंतर्गत वे प्रजाति आती हैं जिसमें किसी भी प्रकार के जो जीवित जीव हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत जो जीवित जीव है ना वो सभी क्या है इसमें आएंगे। जीवित जीव से क्या समझते हो आप? जैसे कि उभयचर हो गए या फिर पौधे हो गए, जैसे कीट हो गई, जैसे मछली हो गई, जैसे कवक हो गए। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आक्रामक प्रजातियां के अंतर्गत आते हैं। अब आता है नेक्स्ट, स्थानिक प्रजातियां। भाई स्थानिक प्रजातियां कौन सी होती हैं? भाई इसके अंतर्गत वे प्रजाति आती हैं केवल एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत ही जो प्रजाति पाई जाती हैं वे स्थानिक प्रजातियां कही जाती हैं। कहने का मतलब क्या है? जो एक विशेष जो इनका एरिया होता है उसके विशेष क्षेत्र के अंतर्गत कई बच्चों का जो पाई जाती हैं उसमें स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कई बच्चों की डिमांड आती है कि सर राइटिंग थोड़ा अच्छे से लिखो। भाई मैं फ़ोन में लिख रहा हूँ तो फ़ोन में ये कंप्यूटराइज ही क्या है, ये लिखा जाता है, पेंसिल है तो भाई ऐसा ही लिखा जा रहा है। ठीक है, कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह पे नहीं लिख रहे कि भाई अच्छा लिखें या कॉपी में नहीं लिख रहे। ये भी हो गया। अब आता है विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त से क्या समझते हो? वे प्रजातियां जो आपके पास्ट में या भूतकाल के अंतर्गत क्या है जो विलुप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। जैसे कि डायनासोर। डायनासोर क्या है हमारे पास्ट में था पर फिलहाल नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारी विलुप्त प्रजातियों के अंतर्गत कहलाएंगे। जैसे डोडो। डोडो जो है ये प्रजाति आधुनिक काल के अंतर्गत क्या है? विलुप्त हुई है। जैसे हीम युग स्तनधारी। ठीक है, तो ये सभी प्रजातियों के अंतर्गत काउंट होते हैं।
तो इसमें यहाँ पर 4 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लुप्तप्राय प्रजातियाँ, आक्रामक प्रजातियाँ, स्थानिक प्रजातियाँ, विलुप्त प्रजातियाँ, ये चारों मैंने बताया। और जो विलुप्त, अब देखिए जो लुप्तप्राय प्रजातियाँ होती है ना, इन सभी के लिए क्या है, एक बुक है जो कि आपका डाटा रिस्टोर करके रखती है। उस बुक का नाम क्या है, रेड डाटा बुक। इस बुक के अंतर्गत क्या है कि भाई जितनी भी सभी लुप्तप्राय जानवर हो गए, पौधे हो गए, प्रजातियां होंगी, इसके अंतर्गत इन सभी का क्या है, रिकॉर्ड रखा जाता है भाई। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैंने डिटेल से बता दिया। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो संकटग्रस्त है, जो, तो इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी जो जातियां होती हैं। पहला ऑप्शन है जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक है, नहीं ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। जो विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है वो तो एक स्थानिक, मैंने बताया कि भाई एक ही जो विशेष क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिनकी संख्या कम हो, नहीं जिनके लुप्त होने का खतरा रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनके लुप्त होने का खतरा रहता है वो लुप्त प्राय या संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। रेड जो डाटा बुक है वो लुप्त होने वाली जो कगार पर है उन सभी का क्या है, वह है भाई डाटा रखता है या रिकॉर्ड रखती है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, कई बार आपसे उस रिलेटेड IUCN बुक के बारे में भी क्या है, पूछ लिया जाता है। तो ये सभी मैंने बता रखे हैं, जिस बच्चे को पता होगा डिटेल से वीडियो भी देख सकते हैं। और भाई आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे व्हाट्सएप का नंबर मैं बता देता हूँ। वहाँ पर 2 प्रकार के नोट्स मिलेंगे, एक तो फ्री नोट्स मिलेंगे आपको और एक आपको मिल जाएंगे भाई पेड नोट्स। आपकी इच्छा है जो बच्चा जो लेना चाहे। फ्री नोट्स में फ़र्क ये है कि इसमें आपको भाई एनी PDF मिलेंगी, कहने का मतलब क्या है, कई PDF मिलेंगी, उसमें से पढ़ना पड़ेगा। और पेड नोट्स का मतलब क्या है, इसमें टोटल आपको 58 पेज की PDF मिलेगी और इन्हीं को आप लास्ट टाइम पढ़ लोगे तो आपके 22 और 23 नंबर तो आ ही जाएंगे भाई, ठीक है। और 100 रुपये इसकी क्या है, कॉस्ट रहने वाली है। और अपने व्हाट्सएप का जो नंबर है 80 599 82 754 है। खाली व्हाट्सएप पर मैसेज करके लिख दीजिए फ्री या पेड, ओनली ये लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना भाई, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का इस पर तथ्य बताइए। जो ऑप्शन दिया उसने बोल रहा है जो पृथ्वी पर जो हमारा जो मौसम परिवर्तन होता है ना, वो किसके कारण होता है। तो देखिए मैं बताता हूँ इसको डिटेल से। देखिए भाई जो पृथ्वी होती है ना भाई, पृथ्वी एक साथ 2 गति के साथ गुजरती है। कितनी गति के साथ गुजरती है, 2 गति के साथ क्या है, गुजरती है। एक तो अगर मैं बात करना चाहूँ, एक तो गुजरती है कि भाई परिभ्रमण जिसको बोलते हैं, कि भाई जो उसकी दूरी के बारे में बताता है वह कहलाता है परिभ्रमण। इनको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा आएगा भाई जो सूर्य के चारों ओर चक्कर होता है ना, उसको परिक्रमण बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर वाले को क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, 2 प्रकार से क्या है ये गुजरती है। तो इनके बारे में एक बार डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात मैंने जिक्र किया कि परिभ्रमण। भाई परिभ्रमण क्या होता है, देखिए अगर परिभ्रमण की बात करूं तो जो पृथ्वी की धुरी होती है ना, उस जो एक काल्पनिक रेखा है वह अपने कक्षीय के सतह के साथ क्या है, 66 डिग्री का क्या है, कोण बनाती है। और 66 डिग्री के कोण के साथ क्या है, जो पृथ्वी सूर्य से जो प्रकाश क्या है उत्पन्न भी करती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, परिभ्रमण क्या है कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो यह अपनी धुरी है ना वो चारों ओर घूमता है और इसका आधा हिस्सा जो होता है सूर्य से एक आधे हिस्से पे तो क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा, और एक जो आधा हिस्सा बच गया उसके दूसरी साइड क्या है, अंधेरा हो जाएगा, जिससे क्या है दिन रात होता है या रात होती है, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, परिभ्रमण के अंतर्गत आएगा। परिभ्रमण में मैंने क्या बताया कि भाई यह अपनी दूरी के चारों ओर घूमता है, इसका आधा हिस्सा सूर्य से क्या है, आधा हिस्सा तो क्या करेगा, सूर्य का प्रकाश देगा, और जो उसका दूसरा आधा हिस्सा बच गया वो क्या करेगा, अंधेरा करेगा, जिससे क्या है रात बन जाती है। वो क्या कहलाएगा, परिभ्रमण कहलाएगा। अब बात करते हैं परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है,
परिक्रमण के बारे में जानते हैं। देखिए, जब कभी भी पृथ्वी है ना सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सूर्य की जो इस तरह की गति होती है वह क्या है, परिक्रमण कहलाती है। और भाई अगर मैं बात करना चाहूँ, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उस समय पृथ्वी क्या है, एक ही दिशा में झुकी रहती है। जब कभी भी जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो वह क्या करेगी, एक ही दिशा में क्या है, एक दिशा के अंतर्गत क्या है, झुकी रहेगी। ठीक है, एक ही दिशा में क्या है, झुकी रहती है भाई। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आम तौर पर क्या है, एक साल के अंतर्गत जैसे गर्मियाँ हो गई, वसंत ऋतु हो गई, शरद ऋतु हो गई, मौसम हो गए, वो इसी के कारण क्या है, विभाजित होते हैं भाई। या फिर ये बोल सकता हूँ कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी के कारण क्या है, मौसम बदलता रहता है। तो राइट आंसर हमने जान लिया, हमने परिभ्रमण के बारे में जान लिया, परिक्रमण के बारे में जान लिया। परिक्रमण मैंने क्या बताया, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमण गति बदलती है, वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु भिन्न दिशाओं में होते हैं, गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट आता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। देखिए, कोबाल्ट धातु जो है इसको हम एक अन्य नाम से और जानते हैं, इसको हम कोबालामीन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कोबालामीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम कोबालामीन भी कहते हैं। ये क्या करता है, यह हमें जो पशु खाद्य पदार्थ हो गए वहाँ पाया जाता है। ठीक है भाई, जो हमारे खाद्य पदार्थ हो गए वहाँ से हमको मिलता है, जैसे कि जिसमें मीट होता है ये, या फिर ये बोल सकते हैं कि जिसमें मीट पाया जाता है, जैसे कि मछली हो गई, मुर्गी पालन हो गया, अंडे हो गए, ये सभी हमको वहीं से क्या है, प्राप्त होता है भाई। और जो B12 है, विटामिन B12 है, ये एक प्रकार से एक धातु का घटक है। और इसकी बीमारी से क्या हो जाता है, आपसे कई बार पेपर में ये भी पूछ लेता है कि भाई विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, ये भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। अगर मैं विटामिन B12 की कमी के बताऊं तो एनीमिया रोग जो है ये हो जाता है। तो विटामिन B12 की कमी से क्या है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और भी कई बार आपसे पेपर में पूछ लेता है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे विटामिन ए के बारे में बात करना चाहूँ, अगर इसके केमिकल नेम की बात करूँ तो आप सभी को पता होगा इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। तो विटामिन जो ए है हमारा, उसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग में क्या होता है, जो आंखों से रिलेटेड होता है भाई, कम दिखाई देना या अंधेरे में नहीं दिखाई देना, आंखों से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो रतौंधी रोग होता है, वो विटामिन ए में होता है। अगर मैं बात करना चाहूँ विटामिन बी की, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, ये थायमीन है। ये क्या है, थायमीन है। और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। इसी प्रकार मैं विटामिन सी की बात करना चाहूँ तो विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, आप सभी को पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड है भाई, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें स्कर्वी का मतलब क्या है, मसूड़ों में खून वगैरह आना। ठीक है, वो स्कर्वी रोग में होता है। अगर मैं बात करना चाहूँ विटामिन डी की, तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, ये भी आप सभी को पता होगा, कैलिसफेरोल। कैलिसफेरोल जो है ये विटामिन डी का नेम है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, जैसे कि दुबला होना। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त होता है, कई बार पेपर में ये भी पूछता है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है।
या फिर ये बोल सकता हूँ धूप से प्राप्त होता है, धूप हमको सूर्य से मिलती है। तो ये हमने सभी के विटामिन के बारे में पढ़ लिया। कई बार आपसे पेपर में पूछता है यहाँ से विटामिन से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है, और कहीं ना कहीं आपसे विटामिन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। अब चले आगे, नेक्स्ट विटामिन वाला हो गया। नेक्स्ट है देखिए सीएनजी व बायोगैस। सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक कौन से हैं? जिस बच्चे ने भी मेरी जो वायुमंडल वाली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बायोगैस के बारे में बताया है, अच्छे से बताया है, और आप अच्छी प्रकार से पढ़ भी सकते हैं। चलो फिर भी बता देता हूँ। देखिए बायोगैस क्या होता है। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता हो जो बायोगैस है वो क्या होता है। देखिए जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के जो टूटने के कारण जो उत्पन्न होने वाली गैस है या फिर उनका जो गैसों का मिश्रण होता है वो बायोगैस होता है। बायोगैस कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से मिलती है, या देखिए जो गाय हो गई, भैंस हो गई, सूअर हो गए, उन सभी मतलब कि जो पशु हो गए उन सभी का जो खाद होता है ना, खाद कौन सा होगा, जैसे गोबर हो गया। कहने का मतलब क्या है, जो इनकी पोटी हो गई उसको हम गोबर बोलते हैं, और उसी से क्या हमको बायोगैस क्या है प्राप्त होती है। ठीक है, तो वहाँ से हमको क्या है बायोगैस प्राप्त होती है। और उस बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है बायोगैस का प्रमुख घटक। और मीथेन गैस को CH4 से क्या है डिनोट किया जाता है। ये मीथेन गैस, देखिए बायोगैस के घटक तो कई हैं पर सबसे ज़्यादा घटक की बात करें तो मीथेन गैस है सबसे ज़्यादा घटक। ये कितने परसेंट होता है? 50 से लेकर 75%। कई बार ये भी पूछ लेगा ये क्या है, मीथेन गैस का क्या बायोगैस में घटक पाया जाता है। अगर दूसरे घटक की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी बायोगैस का घटक होता है, CO2। इसकी मात्रा की बात करूं 25 से लेकर 50% पाई जाती है बायोगैस की। फिर इनके बाद क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन के पार्ट की बात करूं 10 से 20% पाया जाता है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन क्या है 0 से 1% मात्रा पाई जाती है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूं, हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से लेकर 0.03 पाया जाता है। फिर ऑक्सीजन की बात करूं 0 से लेकर 0.05% पाया जाता है। ये सभी क्या है बायोगैस के घटक है। ठीक है भाई। और बायोगैस कहाँ पर प्रयोग की जाती है? जैसे स्पेस हीटिंग हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, खाना पकाने के लिए ईंधन हो गया, यहाँ सभी पे क्या है बायोगैस क्या है प्रयोग की जाती है या फिर यूज की जाती है भाई। क्लियर। और जो मीथेन गैस होती है ना इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं। मीथेन गैस को कौन सी गैस बोलते हैं? मार्स गैस के रूप में भी क्या है जाना जाता है भाई। ठीक है, क्लियर भाई, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। मैंने इन सभी के बारे में बता दिया है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा या फिर इनकी परसेंटेज भी बता दी, आप सभी ने पहले भी पढ़ रखा होगा, इसके बारे में जानते भी होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिसे लिखने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। उसने बोला पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। सबसे पहले पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। देखिए जो पेट्रोलियम है ये ईंधन के अंतर्गत आता है। ईंधन की हमने जो पेड नोट्स दिए हैं उसमें ये टॉपिक भी दे रखा है ईंधन का, तो ये ईंधन के अंतर्गत आता है। देखिए जो घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य होते हैं ना उनकी ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं बताइए। हम घर के अंतर्गत जो ऊर्जा का स्रोत है हमारा, वहाँ हम मुख्य रूप से कौन कौन सा होता है? एक तो वही सबसे पहला आता है लकड़ी। लकड़ी हमारा ऊर्जा का स्रोत है जो घर के अंतर्गत हम यूज करते हैं। फिर क्या है, कोयला हो जाएगा। फिर क्या है, पेट्रोलियम हो जाएगा। फिर क्या है, केरोसिन का तेल हो जाएगा जिसको मिट्टी का तेल बोला जाता है। ये सभी क्या है, इन पदार्थों को या इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं या ईंधन कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए।
और एक अच्छा ईंधन कौन सा होता है? एक अच्छा ईंधन वही होता है जो सबसे सस्ता हो और धीमी गति पर हो और हवा में आसानी से जल जाए और बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। वह क्या है? एक अच्छा ईंधन कहलाता है, आप सभी को पता है। और जो पेट्रोलियम होता है, अगर इस पेट्रोलियम की ये बात कर रहा है, और जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है? आप सभी को पता है, पेट्रोलियम को हम कच्चे तेल से निकालते हैं भाई, या कच्चे तेल से निकाला जाता है। ठीक है, ये भी आप सभी को पता होगा। और जो पेट्रोलियम के उत्पाद हैं उसके अंतर्गत अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके उत्पाद कौन कौन से हैं? देखिए, पैराफिन मोम, क्लियर, बिटुमिन, ओंगेन तेल और कई प्रकार के क्या है यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर। और भाई ये भी बोल सकता हूँ, जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैसोलीन हो गया, नेफ्ता हो गया, पैराफिन हो गया, या फिर डीजल हो गया, या फिर ईंधन हो गया, या फिर ओंगन तेल हो गया, या फिर विटामिन हो गया, या फिर जो कुछ ठोस जो कार्बन होते हैं वे सभी क्या है? पेट्रोलियम के होते हैं। क्लियर भाई, समझ गए? यहाँ तक आपको समझ में आया? इस प्रश्न का आंसर हमको मिल गया होगा। पैराफिन भी बताया मैंने, ओगेन तेल भी बताया, बिटुमिन भी बताया। तो कोक क्या है? पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता है, तो कोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब कोक इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर कोक होता क्या है इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। कोक क्या है? देखिए, कोक जो है एक धातुकर्मी कोयला होता है, और ये ना कोयले का उत्पाद होता है, ना कि पेट्रोलियम का उत्पाद होता है। आपसे अगर पूछ ले ये किसका उत्पाद होता है, तो ये कोयले का उत्पादन होता है या उत्पाद होता है। ठीक है, तो ये कोयले का होता है, ना कि पेट्रोलियम का होता है। और ये तीनों किसके होते हैं? पेट्रोलियम के होते हैं। और ये तीनों, पेट्रोलियम और लकड़ी वगैरह, ये कोयले वगैरह क्या होते हैं? ये ईंधन होते हैं। ठीक है, समझ गए भाई? आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ थोड़ी और, अगर जो बच्चा लिख रहा तो और डिटेल्स बता दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे जिक्र किया, आपको पेट्रोलियम गैस बता दिया। पेट्रोलियम गैस क्या होती है? जो घर के उद्योग के लिए या ईंधन के लिए हम जो लिक्विड रूप में, तरल रूप में या एलपीजी के रूप में प्रयोग करते हैं, वो पेट्रोलियम गैस होती है। क्लियर भाई? पेट्रोल के बारे में आपको पता हो, पेट्रोलियम गैस बता दिया मैंने। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल तो आप सभी को पता है यार, मोटर का ईंधन हो गया, विमान का ईंधन हो गया, इन सभी में क्या है? यूज किया जाता है। फिर मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल कहाँ पर यूज किया जाता है? जो घर का लैंप होते थे, स्टोव होते थे, जेट विमान का ईंधन हो गया, यहाँ पर मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। डीजल, डीजल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम? जो भारी मोटर हो गई वहाँ पर डीजल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको बिजली का जो जनरेटर होता है ना, उसमें डीजल का प्रयोग किया जाता है। खेत में जो ट्यूबवेल इंजन लगता है वो, उसमें भी क्या है? हम डीजल का प्रयोग करते हैं। तो जो भारी मोटर हो गई ना, वो एक प्रकार से उसमें हम डीजल का प्रयोग करते हैं। ग्रीस का जो है वो क्या होता है? इसमें क्या है? तेल डालने में होता है ये। अब इसमें एक नाम दिया पैराफिन मोम। ये क्या होता है? मोम से क्लियर ही हो रहा है, इसका प्रयोग जैसे मोमबत्तियां हो गई, वैसलीन हो गई, इन सभी में हम इसका क्या है? प्रयोग करते हैं। एक और नाम आता है डामर। डामर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जो पेंट हो गया, पेंट का मतलब क्या है? जो सड़क की सतह होती है ना, उस पर आपने पेंट करते हुए देखा होगा। सड़क की सतह पर वाइट कलर हो गया, येलो कलर हो गया, वो उस प्रकार का जो पेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डामर बोलते हैं। कई बार पेपर में पूछ लेता है डामर क्या होता है, आपसे आने वाली जगह पे भी पूछ लेगा, या अब की बार भी पेपर में पूछ ले, तो इन सभी के बारे में पूछ लेगा। कोक के बारे में मैंने बता दिया, ये कोयले का उत्पाद है, पेट्रोल का उत्पाद नहीं है भाई। ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जीवमंडल इसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जीवमंडल के बारे में बात की। सबसे पहली बात तो आपको जीवमंडल इसरो के बारे में पता ही होगा, और उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। देखिए, जीवमंडल इसरो क्या होता है? देखिए, वे आरक्षित होते हैं, इसके अंतर्गत ना कई चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, आप इनके उद्देश्य के बारे में जान भी सकते हो। जीवमंडल के अंतर्गत कई उद्देश्य होते हैं, या कई इनकी योजनाएं होती हैं, या कई ये भी बोल सकते हैं कंडीशन होती हैं। देखिए,
पौधे हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, या प्राचीन प्रकृति के कोई भी विशेषता हो गई जैसे कि जैविक और सांस्कृतिक विविधता, वे सभी संरक्षण के लिए होते हैं, वो जीवमंडल रिजर्व के अंतर्गत काउंट होते हैं। अगर मैं दूसरे की बात बताना चाहूँ, जो पारिस्थितिक संरक्षण हो गया या फिर अन्य जो भी पर्यावरण पहलू हो गए, उन सभी के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या है, जीवमंडल रिजर्व के लिए होता है। शिक्षा हो गया, अनुसंधान हो गया, जागरूकता हो गया, और प्रशिक्षण के लिए जो सुविधाएं प्रदान करना है ना, वो इसी के अंतर्गत आता है। जो जैव आरक्षित क्षेत्र हो गया, वनों से जो आच्छित भूमि होती है, उसको उसका जो संरक्षित हिस्सा होता है ना, वो यही हो गया। या फिर ये बोल सकता हूँ कि वन्यजीव जो जैव विविधता और जो आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली है, वो इसी संरक्षण के लिए होती है। अगर मैं बात करना चाहूँ प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के अंतर्गत 129 देशों में से कुल टोटल 714 क्या है, जो आरक्षित क्षेत्र हैं। आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र कितने, 129 देशों में 714 क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, और जिनमें से 21 ट्रांस बाउंड्री साइट शामिल है। जिनमें क्या है, 21 ट्रांस बाउंड्री साइट शामिल है। क्लियर भाई, ये भी पता हो गया होगा। और जो जैव आरक्षित क्षेत्र प्रोग्राम है ना, भारत में 1986 में शुरू किया गया था। 1986 में शुरू किया गया था भारत के अंतर्गत जैव आरक्षित क्षेत्र या जैव आरक्षित क्षेत्र प्रोग्राम। तो ये कब शुरू किया गया था, 1986 में शुरू किया गया था। और भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, अगर भारत की बात करूं, भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, कोल्ड डेजर्ट हो गया, वे सभी क्या हैं, भारत के अंतर्गत हैं। तो ये मैंने सभी आपको बता दिया है और आपको पता भी चल गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने उद्देश्य भी बताया। अगर आप वैसे भी देखना चाहोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि यह क्षेत्र जैव विविधता या फिर वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए क्या है, होती है। जो मैंने सबसे लास्ट बताया था कि जैव विविधता और जो आदिवासी की पारंपरिक जीवन शैली के संरक्षण के लिए क्या है, इसी के अंतर्गत आते हैं। आपसे अब की बार पेपर में पूछेगा जैव आरक्षित क्षेत्र प्रोग्राम भारत में कब शुरू किया गया, 1986 में शुरू किया गया। मैंने आपको बताया भारत के अंतर्गत क्या है, कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, भारत के अंतर्गत 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। टोटल कितने हैं, 129 देशों में टोटल 714 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। ट्रांस बाउंड्री कितनी है, साइट कितनी है, 21 है भाई। तो ये सभी मैंने आपको बताया भाई। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे ना, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। एक तो मैंने स्पेशल वीडियो भी डाल रखी है, जो 2021 का मैंने इसका जो डिटेल से पार्ट करवाया है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें भी बता रखा है। तो इसमें मैं थोड़ा कम ही बताऊंगा क्योंकि ये पहले कई बार करवा रखा हूँ। और खाद्य श्रृंखला वाला मैंने टॉपिक डाल रखा, वो भी देख सकते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहली बात तो एक दिशा में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो खाद्य श्रृंखला में होती है ना, खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से होती है। देखिए, सूर्य से आएगी, मान लीजिए ये सूर्य है हमारा, सूर्य से आई है हमारी, कहाँ पर आएगी, ये ग्रास के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ग्रास से कहाँ जाएगी, ग्रास होपर से जाएगी। ग्रास होपर के बाद कहाँ जाएगी भाई, आप सभी को पता है, उत्पादक से उपभोक्ता में जाएगी, उपभोक्ता से कवक में जाएगी, कवक के रूप में ये क्या है, विघटित हो जाएगी। अब पर बात ये आती है कि ऊर्जा का प्रवाह कहाँ है। ये बात सुनने के, देखिए, जब कभी भी मान लीजिए ये हमारा उत्पादक हो गया, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, वो हमेशा 10% आगे मिलता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए इसके पास ऊर्जा की सुसंचित राशि है वो 100 रुपये है। मान लीजिए इसके पास ऊर्जा जो हमारी 100 है, इसका 10% हिस्सा अगले के पास जाएगा, उसका 10% हिस्सा अगले के पास जाएगा, और उसका 10% हिस्सा अगले के पास जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो ऊर्जा
अगले व्यक्ति के पास जो स्थानांतरित होती है ना, पहले वाले के 10% के क्या है बराबर जाती है। और ये हमेशा जो ऊर्जा का प्रवाह देखिए आगे की तरफ चल रहा है, तो ये हमेशा एक दिशीय होता रहता है या एक ही दिशा में होता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दिशा में होता रहता है और 10-10% क्या है ये आगे चलता रहता है। क्लियर भाई, यहाँ से समझ गए होंगे, आपको आ गया होगा। ओजोन परत वायुमंडल का अभी जस्ट में 2 दिन पहले वीडियो डाली है, उसके अंतर्गत जाइए और ओजोन परत के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिए। फिर भी थोड़ा बता देता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या है, ओजोन के बारे में बताइए। सबसे पहली बात तो ओजोन परत जो होती है वो क्या होती है और कहाँ पर पाई जाती है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में, समताप मंडल का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर पाई जाती है। 10 से 50 किलोमीटर वाला जो हिस्सा, जो 50 किलोमीटर वाला हिस्सा मिलेगा ना नीचे का, वहाँ पर क्या है आपको ये देखने को मिलेगी ओजोन परत समताप मंडल में। कई बार आपसे पूछेगा ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, सब समताप मंडल में हमको पाई जाती है। ये क्या करती है, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है ना, उनको अवशोषित कर लेती है और अल्ट्रा वायलेट किरणें हानिकारक होती हैं। और जो ओजोन परत है इसको नुकसान पहुंचाने का कार्य कौन करता है, CFC करता है। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये किससे निकलता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, एयर कंडीशन हो गया, AC हो गई, ये सभी यहाँ से निकलता है। और जो भी अब इसने पूछा, देखिए इसने पूछा भाई ऑप्शन बताइए कौन कौन सा सत्य है। यह जानवरों और पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है, नहीं, क्योंकि ये तो एक अनिवार्य थोड़ी है, हानिकारक है। यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है, बिल्कुल ठीक है। इससे क्या है, स्किन कैंसर का भी क्या है खतरा हो जाता है। वायु में इसका प्रतिशत 3 लगभग कितना है, 3% है, नहीं गलत है। क्योंकि जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें आप सभी को पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर टोटल 79% हो जाता है। क्यों हो जाता है, आप सभी 79 बोल रहा हूँ। नाइट्रोजन जो है ये अप्रोक्स 78.08 है, तो अप्रोक्स लिख सकता हूँ मैं 79%। और ऑक्सीजन 20.93 है, तो इसको लिख सकता हूँ 21%। तो लगभग दोनों को मिलाने के बाद कितना हो गया आप बताना, तो लगभग ये ना 99% क्या है हो जाता है। जो अन्य गैसें बच गई ना, वो 1% बचती हैं, ना कि 3% बचती हैं। तो वायु में जो और जितनी भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दें, उन सभी का जो अन्य भाग बचता है वो 1% बचता है। तो 3% इसका कैसे हो जाएगा, जब अन्य गैस ही 1% बचेगी। तो एक कॉमन सेंस से सोचने वाले क्वेश्चन है, जब और सभी गैसें जो हैं 1% बच रही हैं, तो ये अकेली कैसे भाई 3% बच जाएंगी। तो क्वेश्चन ऐसे आपको कट करने हैं, ऐसे आपको डिटेल से पढ़नी है। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, क्योंकि अदर गैस ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर 1% बचता है, ये 3% कैसे हो जाएगी। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है, ये ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी, जो हमारा ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या है पढ़ना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। इसका भी मैंने वायुमंडल वाला जो टॉपिक है भाई बिल्कुल बहुत अच्छे से करवाया है, आप जाके वहाँ से देखिए। देखिए ग्लोबल वार्मिंग मैंने बताया था, जो हमारी यहाँ से सूर्य से किरणें आएंगी उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला हिस्सा गर्म होगा, इसकी किरणें यहाँ पर टकराएंगी, टकराने के बाद ऊपर की तरफ जाएंगी, ये परत इसको ऊपर नहीं जाने देगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पर हो रही है बताइए, जो नीचे वाली परत है उस पर हो रही है। और जो सबसे पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक या नीचे वाली परत होती है वो कौन सी होती है, सौर मंडल होती है। कौन सी होती है, सौर मंडल होती है। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पर होती है, सौर मंडल का जो बढ़ता है वहाँ पर होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप वीडियो देखना भाई, वहाँ पर आपके सारे पॉइंट क्लियर हैं, ध्यान से देखोगे ना आपके रियल में सारे पॉइंट मैंने क्लियर करवा रखे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट करें भाई, देखिए अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसको हम अलग अलग जगह पर कई नाम से जानते हैं। ये ब्रह्मपुत्र क्या है, चीन में चली जाती है, और चीन की सबसे लंबी नदी भी क्या है, ये है भाई, ठीक है, ये बोल सकता हूँ मैं।
और अरुणाचल प्रदेश से आप नीचे जाओगे तो ये वहाँ पर जाकर ये नदी क्या है, व्यापक हो जाती है। और भाई असम में पहुँचने के बाद जब जब भी ये सांगपो नदी क्या है, असम में, कई बार ये भी पूछ लेगा कहाँ पर, असम में। जब आप जाओगे असम में पहुँचने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, सांगपो हो जाता है। क्या हो जाता है, सांगपो हो जाता है। और जो नदी की चरम स्थिति होती है ना, उसी के कारण नदी को क्या बोला जाता है, नदियों का एवरेस्ट भी कहा जाता है। समझ गए? तो इसके बारे में भी मैंने बताया। फिर आता है गंगा नदी। एक बार गंगा ऑप्शन में दे रखा है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। गंगा के बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात, कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा इनका उद्गम कहाँ से होता है। देखिए गंगा नदी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य से पश्चिम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से क्या है, ये निकाली जाती है। अगर मैं सिंधु नदी की बात करूं, सिंधु नदी क्या है, मानसरोवर झील के पास क्या है, तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है। और ये नदी भारत का जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ से होकर क्या है, गुजरती है भाई। अगर मैं महानदी की बात करूं, महानदी कई बार आपसे पूछता है, महानदी पर जो बांध है वो हीराकुंड बांध के लिए भी क्या है, उसको जाना जाता है। और जो महानदी है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है, उड़ीसा में। आप सभी को पता है महानदी कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो ये भी बोल सकता हूँ महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। और वो एक प्रसिद्ध है, फेमस है। महानदी को हम एक हीराकुंड बांध के बारे में भी क्या है, जानते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट नदी थी जो आपके पेपर में आ सकती थी, उन सभी के बारे में मैंने बताया। क्लियर भाई? नेक्स्ट है, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का क्रम बताइए। आप सभी को मैंने विटामिन के बारे में बताया, आप वैसे भी आप ठीक कर सकते हो। पहला ऑप्शन मैंने देखा भाई, मेरे को ठीक लगा, मान लीजिए। आगे बढ़ो, आपको डाउट है ना, अगले ऑप्शन पर बढ़ो। अगले ऑप्शन में क्या बोला उसने, एनीमिया। अभी मैंने जस्ट आपको जो कोबाल्ट वाला आया था उसमें मैंने बताया था जो विटामिन 12 है उसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। पर इसने तो जल प्रदूषण से पूछा है तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया, क्योंकि एनीमिया तो विटामिन की कमी से होता है। सक्रिय रोग, एनीमिया रोग, सक्रिय रोग भी मैंने विटामिन की कमी से बताया था। कभी विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग हो जाता है, जिसमें क्या है, मसूड़ों से खून वगैरह आना होता है। तो ये भी विटामिन की कमी से हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट मैंने देखा उसमें भी सक्रिय रोग दे रखा है, सक्रिय रोग तो भाई विटामिन की कमी से होता है, ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। जो ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन ए बचा, हेजा हो गया, पेचिस हो गया, पोलियो हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सभी क्या है, जल से होने वाले रोग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या है, ऑप्शनों को कट करना है और पहचानना है कि कहाँ से क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कई और बताना चाहूँ, जैसे कि फ्लू हो गया, वो वायु के द्वारा होता है। जैसे कई बार आपसे पूछ लेगा टीबी के बारे में भी पूछ लेता है, वो भी वायु से होने वाला है। जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया का तो सभी को पता है, मच्छर से होता है। ठीक है, टिटनेस हो गया, टिटनेस क्या होता है, जो कटा हुआ या फिर धूल या फिर लोहे के जो संपर्क में जो घाव होता है ना, उससे टिटनेस होता है। पोलियो किससे होता है, भोजन और जल से होता है। स्वाइन फ्लू किससे होता है, वायु से होता है। ठीक है, हवा में फैलता हम ये बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, जो आंतर ज्वार हो गया, हैजा हो गया, ये भोजन और जल से होने वाले रोग हैं। जैसे हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं, ठीक है, वो भी हो गया। तो ये सभी क्या है, हमारे जल जनित रोग मैंने बताए। और आपको ये भी बताया कैसे हमने ऑप्शन पहचाने हैं। ये विटामिन से होने वाला रोग है, ये भी विटामिन से होने वाला रोग है, ये भी विटामिन से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपके बारे में जान लिया। वन पारिस्थितिक तंत्र, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। और ये अभी भी मैंने आपको जस्ट बताया कि वन पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला बताइए। खाद्य श्रृंखला का टॉपिक बहुत अच्छे से करवा रखा है। देखिए सिंपल सी बात है, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था। देखिए खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ा जानना चाहे। खाद्य श्रृंखला जो होती है, जैसे स्वपोषी हो गया, परपोषी हो गया, अपघटक हो गया। अपघटक यानी मतलब उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, जो अपघटक के बीच में वितरित होता है। स्वपोषी क्या होते हैं, स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कहने का मतलब है पेड़ पौधे और कुछ शैवाल जो होती हैं वो स्वपोषी के अंतर्गत आएंगी। परपोषी क्या होंगे भाई, परपोषी वे होंगी जो उपभोक्ता पर क्या है, जो उपभोक्ता मतलब कि जो जानवर, आदमी, कीड़े हो गए, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं वो हो जाएंगे। और अपघटक कौन से हो जाएंगे, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया,
ये अपघटक के अंतर्गत आया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास जो भोजन स्वयं बनाते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, ग्रास आएगा। ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, भाई जो मेंढक होता है फ्रॉग खा लेगा। फ्रॉग को कौन खाएगा, जो सेकेंडरी कंज्यूम, जो तीसरा कंज्यूमर होता है स्नेक, वो खा लेगा भाई। तो इस प्रकार से देख लीजिए, सबसे पहले घास इसमें है, ठीक है, इसको क्या है, ग्रास ऊपर खा लेगा, टिड्डा खा लेगा। इससे टिड्डे का कौन खा लेगा, मेंढक खा लेगा। और मेंढक ने कौन खा लेगा, सांप खा लेगा। और सांप को कौन खा लेगा, अपघटक वाला जो है बाघ खा लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करवा रखा है और यहाँ पर भी मैंने बता दिया है। पहले 100 पोषी आएंगे। देखिए इनको पहचानने का एक ही तरीका है, इन सभी को छोड़ दो। सबसे पहले आपने क्या देखना है, 100 पोषी देखना है, फिर क्या देखना, परपोषी देखना है, और फिर अपघटक देखने हैं। ठीक है, 100 पोषी अपना भोजन खुद बनाने वाले, दूसरे पर डिपेंड रहने वाले, जो सड़ी गली चीजें हो गई उनको खत्म करने वाले, वे अपघटक के अंतर्गत आ गई भाई। तो ये इस प्रकार से हम सभी को क्या है, अगर आपसे कुछ और भी दे दे, इस प्रकार से हमने इन सभी को पहचानना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है। जल चक्र के बारे में पूछ रहा, पिछली बार भी पेपर में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देता है। ठीक है, जल चक्र का चक्रण क्या है। देखिए जल चक्र होता क्या है, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए जल चक्कर मतलब कि जल का चक्कर, एक चक्कर घूमना, वापस प्राप्त होना, क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। देखिए जो पृथ्वी का महासागर हो गया और जो सतह हो गई, वो क्या करता है, वो क्या होगा, पृथ्वी का मान लीजिए ये महासागर है या सतह हुई, यहाँ से क्या है, जो जल है वाष्प के रूप में क्या है, वायु में चला जाता है भाई। वाष्प के रूप में क्या कहाँ जाएगा, वायु में जाएगा। और वहाँ जाता है तो वहाँ से किस प्रकार लौटता है आप बताइए, या तो बारिश के द्वारा लौटेगा, या फिर ओले के द्वारा लौटेगा, या फिर बर्फ के द्वारा लौटेगा। तो जो महासागरों से जो वाष्प हुआ, या फिर जो जमीन की सतह से जो वाष्प हुआ जल चक्र का, वो हमारे पास वापिस आ जाता है, पर अलग अलग रूप में आता है। वर्षा के रूप में आ जाएगा, ओलों के रूप में आ जाएगा, बर्फ के रूप में आ जाएगा, अलग अलग रूप से हमको जो मिलता है, इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। इसी तरीके को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। अब उसने ऑप्शन दिया, जल चक्र में एक होता है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए वाष्पीकरण वो होता है जल चक्र, जो कि जो जल निकाय होता है या फिर मिट्टी से जो जल वाष्पित हो जाता है, वह वाष्पीकरण कहलाता है। जो मिट्टी से जो जल वाष्पित हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा, वह क्या है, वाष्पीकरण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर इसने दिया नेक्स्ट ऑप्शन, वाष्पोत्सर्जन। ये क्या होता है भाई, जो पत्तियां होती है ना, जो पत्तियों के, जो ये बोल सकता हूँ, जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उनके द्वारा जो जल का निकासन होता है ना, वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आपसे कई बार पेपर में पूछ भी लेगा वाष्पीकरण क्या होता है, ये मैंने बता दिया। जो मिट्टियों से जल वाष्पित होता है वह वाष्पीकरण कहलाएगा। जो पौधों की पत्तियों से जल का निकासन होगा वह वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। एक होता है संघनन। संघनन क्या होता है, संघनन क्या होता है आप सभी को पता होगा। इससे क्या होता है, बादल बनते हैं भाई। इसमें क्या होगा, जो पौधे और मिट्टी से जो वाष्पित जल है वायुमंडल में ऊपर की तरफ उठेगा और क्या करेगा, कम तापमान के कारण वहां पर ठंडा हो जाएगा, जो कि एक प्रकार से बादल बनना भी क्या है, संघनन में होता है। तो बादल का बनना भी हो गया। एक होता है वर्षण। वर्षण क्या होता है, इसके नाम से क्लियर हो रही है, वर्षा, बर्फबारी, ओले, जो वर्षा के रूप में हमको मिलते हैं, या फिर वर्षा के रूप में जाने वाला जो जल होता है, या पृथ्वी पर वापस आने वाला जल होता है, वह वर्षण कहलाता है। इन सभी चारों के बारे में मैंने बता दिया भाई। ठीक है, समझ गए। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये तो हमको भाई कहाँ से मिलता है, आप सभी को पता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, समझ गए। और प्रकाश संश्लेषण सूर्य से, आप सभी को पता ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलग पूछा उसने जल चक्र से, तो प्रकाश संश्लेषण अलग हो जाएगा। जल चक्र के मैंने चारों पार्ट बताए, वाष्पीकरण बताया, वाष्पोत्सर्जन बताया, संघनन बताया, वर्षण बताया। इन सभी में से आपसे कुछ पूछ ले, संघनन पूछ लो, वर्षण पूछ लो, वाष्पोत्सर्जन पूछ लो, वाष्पीकरण पूछ लो, गलत नहीं हो सकता। डिटेल से पढ़ोगे तो भाई, नहीं पढ़ोगे तो अलग बात है। समझ गए, क्लियर। देखिए आप सभी को पता है, एक क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। वैसे तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा, काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हो, कि जो
प्रकाश संश्लेषण को हम किस प्रकार से लिखते हैं, कई बार ये भी पूछ लेगा। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सूर्य का प्रकाश संश्लेषण किसके बराबर होगा? C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा प्लस 6O2 हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, इस प्रकार से हम इसको लिखे जाते हैं। कुछ पौधे भी होते हैं जैसे कि हरे शैवाल हो गए, साइनोबैक्टीरियम हो गए, ये भी प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। कई बार आपसे पूछ लेगा हरे शैवाल, हरे शैवाल क्या है? ये भी प्रकाश संश्लेषण है। साइनोबैक्टीरियम ये भी प्रकाश संश्लेषण है, साइनोबैक्टीरियम ये भी क्या है? ये भी प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से पूछ सकता है। क्लियर? क्लोरोफिल हमसे पत्तियों से प्राप्त होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पूछा उसने, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? देखिए बायोडीजल नाम से क्लियर हो रहा है। बायोडीजल जो डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन होता है उसको बोला जाता है बायोडीजल। पारंपरिक या जीवाश्म जो हमको डीजल के समान एक ईंधन के रूप में प्राप्त होता है वह बायोडीजल कहलाएगा। समझ गए? देखिए अब बात क्या आती है, जो बायोडीजल का उत्पादन है ना वो कहाँ से होता है? अगर मैं बताना चाहूँ बायोडीजल का उत्पादन कहाँ से होगा, ये हमको ना ईंधन, मैंने एक ईंधन का जिक्र किया तो ये हमको डायरेक्ट मिलता है वन, जैसे कि पशु के तेल से हो गया, वसा हो गई, लंबे हो गए, अपशिष्ट खाना हो गया, उन सब या खाने पकाने के तेल से क्या है इसका उत्पादन सीधे किया जाता है। ठीक है भाई, देखिए अब बात करते हैं कि जो जेट्रोफा एक फूल होता है और वह एक फूल वाला पौधा है। ठीक है, जेट्रोफा एक फूल वाला पौधा होता है और उसके तने का जो उपयोग वो है हम टोकरी बनाने के लिए करते हैं। देखिए जेट्रोफा ये क्या होता है, यह एक किस प्रकार का पौधा है? फूल वाला पौधा है, फूल वाला पौधा। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो इसका तना होता है ना उसका तने का उपयोग हम क्या है जो टोकरी बनाते हैं ना उसमें करते हैं। टोकरी बनाने में क्या है इसका प्रयोग हम करते हैं। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से क्या है भारत सरकार ने बायोडीजल के उत्पादन के लिए क्या है जेट्रोफा संयंत्र का क्या है उपयोग किया है या उपयोग करना शुरू किया है या फिर उपयोग पसंद करती है भाई। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? काफी बच्चे गलत हो जाएंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। काफी बच्चे नाइट्रोजन लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, उसने वायुमंडल नहीं बोला। अगर वो वायुमंडल बोलता ना तब तो मैं मान सकता था कि नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है भाई 78.08। ठीक है, तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, मैं मान सकता था 78.879। ठीक है, तो अब बात कर रहा हूँ भूप्रकृति के अंतर्गत। भूप्रकृति, सबसे पहली बात तो आप ये बताइए भूप्रकृति होता क्या है? आपको भूप्रकृति के बारे में पता तो होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको। पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग होता है ना उसको भूप्रकृति बोलते हैं या फिर क्रस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ये क्या होता है जो पृथ्वी के ऊपरी भाग होता है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है ना उसको भूप्रकृति बोला जाता है और वह लगभग उसके अंदर 34 किलोमीटर तक होता है। और ये बात बताना चाहूँ मैं, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। देखिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 46.60% होती है। ठीक है, फिर आती है उसके बाद सिलिकॉन की, और सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 27.72% होती है। फिर आता है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की मात्रा 8.13% होती है। यहाँ से ही क्वेश्चन पुट होगा नेक्स्ट, अगर होगा क्या होगा, उसने ये क्वेश्चन तो पूछ लिया भूप्रकृति में अधिक मात्रा किसकी होती है भाई? ऑक्सीजन की होती है 46.60%। अगली बार क्या पूछेगा पेपर में बताइए, सबसे अधिक मात्रा भूप्रकृति में किस धातु की पाई जाती है? एल्यूमिनियम धातु की पाई जाती है। किस धातु की पाई जाती है? एल्यूमिनियम धातु की पाई जाती है 8.13। एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है भाई। समझ गए? अगली बार ये पूछेगा आपसे कि भाई सबसे अधिक मात्रा किस धातु की भूप्रकृति के अंतर्गत पाई जाती है? एल्यूमिनियम की पाई जाती है। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। क्लियर तो भाई नेक्स्ट क्या है, वीडियो लंबी हो सकती है
थोड़ी ही जल्दी जल्दी बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। भाई ये तो एक सिंपल सा सोचने वाला क्वेश्चन है, आप सोच सकते हैं। वन मृदा को अपर्दन से बताते हैं, बिल्कुल ठीक है। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं, अच्छा भाई। और मृदा वनों की वृद्धि व पुनर्जन्म में सहायक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, सी जो है गलत है। इन दोनों का आपस में संबंध है और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये क्वेश्चन तो बेसिक सोचने वाला था, बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या है। जिस बच्चे ने नहीं देखी है वह वीडियो जाकर देख सकता है, परसों ही वीडियो डाली है। जितने भी आपके भाई इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिन बनते थे उन सभी की मैंने डे और थीम साथ ही साथ जो विषय जिसको बोल रहा है ये थीम क्या है मैंने करवाई है, तो जाकर देखिए। अब क्या है इस पर चलते हैं। इसने क्या बोला, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी, उस समय थीम क्या थी और आज की थीम के बारे में भी आप लिख लीजिए एक बार। देखिए 2019 में थी, इसकी थीम क्या थी 2019 में थी भाई वायु प्रदूषण को हराना, ठीक है। तो एक बार मैं लिखवा देता हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस। सबसे पहली बात तो पर्यावरण दिवस तो पता होगा ना आपको, पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले पर्यावरण दिवस के बारे में बता दूं, पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, जिसमें भाई इसके पर्यावरण दिवस से रिलेटेड हुआ, इसकी बात की गई। 1974 में सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, और उस समय थीम क्या थी, ओनली, ठीक है, ओनली वन अर्थ थीम थी। सबसे पहली क्या थीम क्या रही थी पर्यावरण दिवस की, ओनली वन अर्थ थीम रही थी, जो सबसे पहले बनाया गया था। ये पर्यावरण दिवस से रिलेटेड हो गया, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं कि भाई थीम बताइए 2019 में थीम रही, जो इस पेपर में पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस की, वो थीम रही थी वायु प्रदूषण को हराना, वायु प्रदूषण को हराना। 2020 में थीम क्या रही, 2020 की थीम बात करूं, जैव विविधता, जैव विविधता थीम रही। अगर 2021 की बात करूं, 2021 की थीम क्या रही, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, पारिस्थितिक, लिख लीजिए पेपर में आएंगे, तंत्र की बहाली। और 2022 की थीम क्या रही, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से उम्मीद है पेपर में पूछे आपसे, अच्छा क्वेश्चन है पर थोड़ा हटा के पूछे। 2022 की जो पर्यावरण दिवस हुआ उसकी वही थीम रही जो सबसे पहले पर्यावरण दिवस की थीम रही थी। और अभी मैंने जस्ट बताया सबसे पहले पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही थी, ओनली वन अर्थ। ये सबसे पहले वाले पर्यावरण दिवस की थीम थी और 2022 की भी वही थीम रही, 2021 की पारिस्थितिक तंत्र से रही। तो इस प्रकार से आपसे थीम से रिलेटेड वाला मैंने वीडियो करवा दिया है, वो भी आप जाकर क्या है देख सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर एक साल छोड़ के एक साल यहाँ से क्वेश्चन उठाता है और आपसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन से हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं और गैर पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए भाई जो ऊर्जा का नवीकरणीय या फिर गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं वे क्या होते हैं। सबसे पहले गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में बताऊंगा। देखिए जो गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं वे होते हैं जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, उनको या तो देखिए गैर पारंपरिक को क्या बोलते हैं, नवीकरणीय भी बोलते हैं, नवीकरणीय, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये वे होते हैं जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं या फिर बार बार उनको यूज में ले सकते हैं। जैसे कि भाई जल निकाय हो गया, सौर ऊर्जा हो गई जो कि आपके इसमें दे भी रखा है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, वन हो गए, पहाड़ हो गए, वन्यजीव हो गया, वायुमंडल संसाधन हो गए। ये सभी क्या हैं भाई गैर पारंपरिक स्रोत हैं, इनका हम क्या है दोबारा से यूज कर सकते हैं, समझ गए, उनका हम दोबारा से यूज क्या है
कर सकते हैं भाई, तो वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा मैंने बताई ना, इसका प्रयोग हम ले सकते हैं, परमाणु ऊर्जा का ले सकते हैं, पवन ऊर्जा का ले सकते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये जिनका प्रयोग हम दोबारा से कर सकते हैं वो हो गए हमारा, क्या हो गया, गैर पारंपरिक या नवीकरणीय हो गया। अब बात करते हैं पारंपरिक। पारंपरिक कौन से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अनवीकरणीय, जिनका प्रयोग हम क्या है दोबारा से यूज में नहीं ले सकते या बार बार, दोबारा का मतलब क्या, बार बार प्रयोग में नहीं ले सकते। जैसे हो गया कोयला, हो गया पहले ऑप्शन में कोयला दिया, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये पारंपरिक का स्रोत है। कोयला यूज करने के बाद हम उसका दोबारा प्रयोग थोड़ी कर सकते हैं, तो कोयला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नहीं ले सकते। इस दूसरे ऑप्शन में भी कोयला था। तीसरे में पेट्रोलियम आ गया। पेट्रोलियम क्या है, एक तेल है, तेल का हम दोबारा प्रयोग कर लेंगे तो दोबारा कहाँ से ले लेंगे, उसका दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं पेट्रोल का, नहीं कर सकते यार, खत्म। अच्छा, दोबारा से कैसे कर लेंगे, हम अपनी बाइक के अंतर्गत पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल दोबारा खत्म हो गया, हम दोबारा से वहाँ जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे लेने के लिए, ना कि हम उसी के अंदर उसका यूज करके उसका ज़्यादा से प्रयोग कर लेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि भाई पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। प्राकृतिक गैस, कई बच्चे बोलेंगे सर प्राकृतिक गैस क्या पारंपरिक है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ना इस प्राकृतिक गैस बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं भाई, इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं, इसको हम इसलिए इसको हम क्या है पारंपरिक के अंतर्गत ही यूज करते हैं। ठीक है, पारंपरिक के अंतर्गत क्या है यूज करते हैं भाई, इसके गैर नवीकरणीय के अंतर्गत। ठीक है, या फिर जो बैटरी हो गई या जो सेल हो गए, वो भी एक बार खत्म हो गए दोबारा से प्रयोग नहीं लेते, तो इस प्रकार से वे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पारंपरिक हो जाते हैं। तो इसमें पूछा क्या था, गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक या नवीकरणीय वे होते हैं जिनका दोबारा से यूज लिया जा सके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर भाई, तो इस प्रकार से आप सभी को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है, ये टॉपिक ही करवा रखा है इकोसिस्टम वाला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट 4 कौन कौन से, देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट होते कौन से हैं, देखिए उसकी कुछ कंडीशन है भाई, उनको ही बोला जाएगा जहां पर कम से कम 1500 पौधों की प्रजातियां पाई जाएं, स्थानिक होनी चाहिए भाई। ठीक है, या फिर इस क्षेत्र में जो मूल वनस्पति है उसका 30% या उससे कम होना चाहिए भाई, तो कुछ कंडीशन है, तभी उनको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं, सभी को नहीं बोला जाता है। 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक है हिमालय, जो आपके इसमें दे भी रखा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है शामिल हो जाती है। दूसरा क्या है, जो इंडो बर्मा का क्षेत्र है ना, वो हो जाएगा इंडो बर्मा क्षेत्र। इसमें ओनली अगर हम असम को छोड़ दें, ओनली हम असम को छोड़ दें, तो जो बाकी उत्तर पूर्वी भाग बच गया ना, वो सारा इंक्लूड होता है इसके अंतर्गत। कई बार पूछ भी लेगा इंडो बर्मा के अंतर्गत कौन सा हिस्सा आता है, तो असम के छोड़कर जो बाकी उत्तर पूर्वी हिस्सा बच गया वो सारा इसी का होता है। तीसरा बात करूं, सुंदरवन हो गया। सुंदरवन में कौन कौन सा हो गया, जो निकोबार द्वीप समूह हो गया, निकोबार द्वीप समूह हो गया, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगर नंबर 4 की बात करूं, पश्चिम घाट हो जाएगा। और पश्चिम घाट में कौन सा हो जाएगा, जो भारत का जो पूरा पश्चिम तट हो जाएगा ना, वो पूरा क्या है इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 4 हमारे हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट होने की मैंने कुछ कंडीशन बताई भाई, 1500 से पौधों की प्रजातियां स्थानिक होनी चाहिए, जो मूल वनस्पति का 30% हिस्सा या फिर उससे कम होना चाहिए। ठीक है, वो हमारा हॉटस्पॉट कहलाता है। या फिर ये बोल सकता हूँ कि देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो पौधे और जानवरों के जीवन में आश्रय, या फिर पौधे और जानवरों के जीवन को आश्रय देते हैं, जो उनके लिए स्थानिक है और मनुष्यों के लिए खतरा है, वो कहलाता है। क्लियर, स्थानिक मैंने बताया था, स्थानिक एक विशेष क्षेत्र होता है जहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्रजाति पाई जाती है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो या सुना हो तो मेरे को ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाए। मैं उम्मीद करता हूँ अब की बार फिर बच्चों से पूछा जाए। 78% बच्चे गलत करेंगे इसका आंसर।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? बताइए भाई, भारत सरकार के द्वारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है कब लागू किया गया? देखिए भाई, यहाँ से ना बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और अब मैं समझता हूँ आपने कॉपी पेन उठा लिया होगा। कॉपी पेन उठाइए अभी और लिखिए, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये 1972 में लागू किया गया। क्लियर? पहला हो गया। नंबर 2 पर आता है जैव विविधता अधिनियम, जैविक विविधता अधिनियम, ठीक है। नंबर 3 पर आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नंबर 4 पर आता है वायु का मतलब क्या है, वायु प्रदूषण वाला अधिनियम या उसके रोकथाम वाला अधिनियम। नंबर 5 पर आता है वन संरक्षण अधिनियम और नंबर 6 पर आता है जल रोकथाम अधिनियम या फिर जल प्रदूषण अधिनियम। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण मैंने बता दिया। वन्य जीव संरक्षण कब हुआ? 1972 में हुआ। जैव विविधता अधिनियम कब हुआ? 2002 में हुआ। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1986 में हुआ। ठीक है भाई। वायु प्रदूषण अधिनियम कब हुआ? 1981 में हुआ भाई। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ भाई? 1980 में हुआ भाई। ठीक है। जल रोकथाम अधिनियम कब हुआ भाई? 1974 में हुआ भाई। काफ़ी बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने की सोचेंगे। भाई एक बच्चे का कमेंट्स भी आता, सर स्क्रीनशॉट लेते ना बाद में समझ में नहीं आता। तो भाई स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो? कॉपी में उठा के लिख लो ना, साथ के साथ याद हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे आप बता सकते हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा था, 1972 हो जाएगा। इनमें से भी अब की बार 6 में से एक क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए अगर पूछ लेगा तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका सही मिलान करना है। फिरन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल ठीक है। पानो भाजू कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, गलत है, ये गोवा के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। राहिदे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब का, बिल्कुल ठीक है। तो ये मिलान हमने क्या कर लिया, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानो भाजू कहाँ पर है? गोवा में। अब नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण। यहाँ से क्वेश्चन देता है, जो हमने पेड नोट्स दिए ना उसमें ये भी टॉपिक है आपका, चंद्र ग्रहण वाला भी, सूर्य ग्रहण वाला भी, ये सारे हैं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक पूछता आपसे चंद्र ग्रहण और एक पूछता आपसे सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब कभी भी पृथ्वी जो है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। और सूर्य ग्रहण कब होगा? आपसे पेपर में कई बार सूर्य ग्रहण भी पूछ लेता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, तब क्या है? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्लियर? तो चंद्र ग्रहण पूछा था, वो भी क्लियर हो गया। सूर्य ग्रहण पूछा था, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ऑप्शन ए ठीक है। फिर उसने पूछा चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में होता है तब क्या होता है? ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? तब सूर्य ग्रहण होता है। क्लियर भाई? तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने बता दिए, चंद्र ग्रहण भी आपको बताया, सूर्य ग्रहण भी आपको बताया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जो जीवन सक्षम होता है, जनसंख्या का जो रखरखाव एवं पुण्य प्राप्ति के लिए जो प्रयुक्त होने वाला पद है वो कौन सा है? देखिए जो जैव विविधता है ना उसके संरक्षण 2 प्रकार से किए जाते हैं। देखिए जैव विविधता जो संरक्षण है, जैव विविधता का संरक्षण
कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं। और वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात करूं, परस्थानिक। परस्थानिक परस्थानिक का मतलब क्या है कि परस्थानिक से आप क्या समझते हैं, बताइए आप मेरे को। देखिए, ये संरक्षण का वह तरीका होता है जिसमें जो वह क्षेत्र है ना, उसके बाहर वाले जो खतरे होते हैं या प्रजातियां होती हैं वो कहलाता है। जहाँ पर ये बोल सकता हूँ जहाँ पर वे स्वाभाविक रूप से होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि प्राणी उद्यान हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, कृत्रिम हो गया या उत्तक संस्कृति हो गई, ये सभी क्या कहलाएंगी? परस्थानिक कहलाएंगी। और दूसरा क्या होता है? निज स्थानिक। निज स्थानिक, पद पर का मतलब परे, दूर, दूर वाला, समझ सकते हो। और निज स्थानिक दूसरा होता है भाई निज स्थानिक। भाई निज स्थानिक का मतलब क्या है कि भाई जो प्राकृतिक आवास होते हैं ना, उनमें पौधे और जानवरों की क्या है? प्रजातियों के संरक्षण से है भाई। इसमें क्या है, जो हमारी प्राकृतिक आवास है या प्रकृति से रिलेटेड है भाई, इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैसे जीव आरक्षित क्षेत्र हो गया, जैसे पवित्र पेड़ हो गए, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, जैसे सामुदायिक भंडार हो गया, जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट हो गया, ये सभी क्या होंगे? ये इसी के अंतर्गत कहलाएंगे भाई। ठीक है, समझे? क्लियर? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? निज स्थानिक आ जाएगा। तो इसने पूछा ही क्या था हमसे? क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्राकृतिक आबादी वासों से रिलेटेड। तो लिख लीजिए ना, यहाँ से निज स्थानिक के ऑप्शन भी लिख लीजिए आप। मैंने बताया निज स्थानिक में कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, जीव आरक्षित, पवित्र पेड़, वन्य जीव अभ्यारण्य। अब आपसे पेपर में पूछ ले अब की बार, वन्य जीव अभ्यारण्य किसके अंतर्गत आता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत आता है। और परस्थानिक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? परस्थानिक के अंतर्गत बताइए कौन कौन सा आता है भाई? जैसे प्राणी उद्यान हो गया, वानस्पतिक उद्यान हो गया, जो कृत्रिम चीज हो गई भाई। एक सिंपल सी बात है, परस्थानिक में वे चीजें आएंगी जो हम कृत्रिम बनावटी होती हैं, दूर की होती हैं, या अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, या अपनी सुरक्षा आत्मिक रख रखाव के लिए रखते हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगी। और जो हमको भाई ये बोल सकते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, अभ्यारण्य वगैरह, जैव विविधता हॉटस्पॉट वगैरह, ये सभी जो एक प्रकार से बोल सकता हूँ प्राकृतिक आवास से रिलेटेड हो गए, वे सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये क्या था? निज। इसको हम क्या बोलते हैं? निज स्थानिक या स्वस्थानिक। ठीक है, जिसको हम एक्स सीटू और इन सीटू हॉटस्पॉट के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, देखा एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन। ये ना मैंने आपका करवा भी रखा है, इकोसिस्टम वाला टॉपिक करोगे ना, इस उसमें सारे करवा रखे हैं आपके। ये वहीं से क्वेश्चन दे रखे हैं, कहीं से नहीं दे रखे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये ना काफ़ी बच्चों ने गलत किया होगा। कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? काफ़ी बच्चे पता है इसका आंसर क्या लगा के आएंगे। आप भी ना पढ़ो जर्नली और बताओ कौन सा आंसर लगाओगे। पहला ऑप्शन है नवीन प्रवासी जातियों द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश होना। काफ़ी बच्चे इसी को लगा देंगे और यहाँ पर आप क्या है, गलत हो जाएंगे। काफ़ी बच्चों ने लगाया होगा, पढ़ो आप। देखिए ऐसा क्यों हुआ? जो किसान थे उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना। जो किसान थे उन्होंने क्या किया, देखिए एक आपने बीमारी सुनी होगी या फिर एक यूथ सुना होगा या एक ड्रग सुना होगा, डिक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक जो है, देखिए डिक्लोफेनाक ये क्या है? एक प्रकार की दवाई है या एक ड्रग है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जो किसान होता है वह अपने जो रोगग्रस्त मेवासी होते हैं ना, उनके इलाज के लिए करता है। तो इसका प्रयोग, इस ड्रग का प्रयोग जो बीमारी से जूझ रहे मेवासी हैं उनमें हम क्या है, किसान यूज करता है और वो क्या है, मर जाते हैं। मान लीजिए जो मेवासी थे वे क्या है, मर गए, और उन मरने वालों को कौन खाता है? आप सभी को पता है, गिद्ध खाता है। गिद्ध आपको पता ही होगा ना क्या है? गिद्ध जो मर्द शरीर को क्या है, गली सड़ी चीजें या मृतक या जो मरी हुई चीजें हैं उनको खाता है। तो उस मेवासी को क्या है, डिक्लोफेनाक लगी हुई थी और इसको किसने खा लिया? गिद्ध ने खा लिया। अब ये तो एक ड्रग था और गिद्ध ने इसको खा लिया, तो गिद्ध क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस वजह से क्या है, उसके अंतर्गत पशु, देखिए पशुपालकों द्वारा जो बीमारी है
पशुओं के इलाज में जो प्रयुक्त औषधि होती है उसके कारण जो है गिद्धों की संख्या कम हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो रहेगा। समझ में आया मैंने क्या बताया? देखिए, पशुओं में जो बीमारी हुई, मान लीजिए पशुओं में कोई भी बीमारी हुई, अब भाई कोई भी पशु रखता, मान लीजिए मैं भैंस रखता हूँ, मान के चलिए मैं भैंस रखता हूँ और मेरी एक भैंस के अंतर्गत बीमारी आ गई या मेरी एक गाय के अंतर्गत बीमारी आ गई, ठीक है, मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, उसके इलाज के लिए मैं दवाई लेके आऊँगा ना। तो मान लीजिए जो दवाई लेके आया वो दवाई कौन सी थी, डिक्लोफेनाक थी, और वो एक प्रकार से खतरनाक बीमारी है, सॉरी खतरनाक दवाई है या औषधि है। तो मैंने दवाई लगा दी और मान लीजिए वो दवाई जब मैंने लगाई तो वो पशु मर गया, और उस पशु के मरने के बाद क्या है, मैंने उसको फेंक दिया मान के चलो। और तो उस जो मरी हुई चीज़ें हैं या सड़ी हुई गली चीज़ें हैं, जो मर्त शरीर है, उसको कौन खाता है, आप सभी को पता है, गिद्ध खाते हैं। तो उसको किसने खा लिया, गिद्ध ने खा लिया। अब उसको कौन सी ड्रग लगी हुई थी, कौन सा इंजेक्शन लगा हुआ था, डिक्लोफेनेक लगा हुआ था। तो डिक्लोफेनेक लगा हुआ था, गिद्ध खाते ही क्या है, गिद्ध भी मर जाएगा। तो इसलिए जिस औषधि का प्रयोग हम पशुओं के लिए करते हैं उनके इलाज के लिए, उनकी वजह से क्या है, उनकी संख्या कम हो रही है, उनकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही, काफ़ी बच्चों ने गलत किया होगा। अच्छा क्वेश्चन दे रखा था पहली बार किसी ने। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? जंगलों के विनाश के लिए पूछा है, सभी को पता होगा। देखिए कौन कौन सा, पहला है खनिजों के लिए खुदाई करना, दूसरा है बांस से टोकरी बनाना। क्या बांस से टोकरी बनाना, बताना मेरे को आप, क्या बांस से टोकरी बनाना भाई जंगलों के लिए हानिकारक है? नहीं, जो बांस से टोकरी बनाई जाती है वह रेशम से बनाई जाती है, पता है। तो उससे देखिए, बांस से बनी हुई टोकरी क्या होती है, इसमें क्या करते हैं हम, जो बुनाई कपड़े होते हैं ना, या फिर एक टोकरी क्या करते हैं, इसमें हम एक पूरी वस्तु बनाने के लिए एक सामग्री को गूंथते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, यह फाइबर के साथ बांस हो गया या फिर ऐसे पौधे जिनका प्रयोग क्या है, हम खाली उसके धागे बनाने के लिए ही करते हैं, तो उससे हम क्या है, जंगलों का विनाश नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। आपने देखा भी होगा जो लोकल गांव से लोग हैं, तो कई बार क्या है, जो पशुओं के लिए ही, जानवरों के लिए हम टोकरा लेके आते हैं उनकी छाननी के लिए, वो ऊनी का बना होता है। कई बार देखना, जैसे कि शहतूत की डंडियों का बना होगा, ऊन का बना होगा, जो फाइबर टाइप होगा उनसे बना होता है। जो गाँव से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा भाई। हाँ, खनिजों की खुदाई करेंगे तो भाई हमारी क्या है, जंगलों की क्या है, विनाश होगा। बांध का निर्माण करने से भी जंगलों का विनाश होता है। आप पूछोगे सर बांध के निर्माण से जंगलों का विनाश कैसे हो जाएगा? देखिए, जब हम कभी भी बांध बनाते हैं तो उसमें क्या है, चट्टान या कंक्रीट की जरूरत होगी, या चट्टान या कंक्रीट से बनेगा। तो चट्टान या कंक्रीट से बनेगा तो हमको काट के लेके आने पड़ेंगे। तो वहाँ पे काट के लेके आएंगे तो पानी का संग्रहित होगा या नदी का भाव ज़्यादा होगा। तो इसी कारण क्या है, ये भी उसी का कारण होता है। अब आता है पत्तों से पत्तल बनाना। अब पत्तों से पत्तल बनाना, जो कि आप केले के पेड़े देखते हैं, ये जंगलों के विनाश का कारण नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कृषि के लिए भूमि तैयार करना, ये भी क्या है, विनाश का कारण है। क्यों? मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, मैंने कृषि के लिए क्या किया भाई, पेड़ पौधे काट दिए और यहाँ पे क्या है, कृषि कर ली, तो मृदापर्दन होगा। फिर मैंने आगे चल के क्या है, और पेड़ पौधे काट दिए, फिर कृषि के लिए कर लिया, और पेड़ पौधे काट दिए। तो इस प्रकार से हमने पूरे कृषि के लिए जंगल को ही खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन हो जाएगा, बांध का निर्माण हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ACE जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर? नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए 3 R कौन कौन से हैं? बेसिक क्वेश्चन है, 3 R के बारे में पूछता है। 3 R कौन कौन से होते हैं? रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज। ये 3 R होते हैं, जिसका हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कम उपयोग, पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सीधा याद रख सकते हैं। हिंदी में याद रखना चाहो तो हिंदी में रख लीजिए, इंग्लिश में याद रखना चाहो तो इंग्लिश में रख लीजिए।
क्लियर है भाई? ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं मान के चलता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है जिसने भी दिया है। भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? अब कई बच्चे पूछेंगे 2019 ही क्यों दिया? क्योंकि जो भारत जल सप्ताह दिवस है ना, ये हर साल अलग अलग डे पे मनाया जाता है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों है? देखिए अब की बार भी पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ये 2019 में बनाया गया था, जब 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक बनाया गया था, इसका राइट आंसर डी आ गया। पर इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं और लिख लीजिए। भारत जल सप्ताह ये हर साल अलग अलग दिन मनाया जाता है। सबसे पहले मैं 2021 की बात कर लेता हूँ, क्या पता 2021 का पूछ ले। 2021 में कब बनाया गया था? ये 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक बनाया गया था। कब बनाया गया था? 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक मनाया गया था। और 2021 में भारत जल सप्ताह की जो थीम रही थी, ये क्या रही थी? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ये इसकी 2021 की थीम रही थी। अब बात करते हैं 2022। 2022 में कब बनाया गया? 1 से लेकर 5 नवंबर तक बनाया गया और ये इसका 7वां था। अब की बार पूछेगा मेरे ख्याल से 22 वाला या 21 वाला पूछेगा। 21 वाला मैंने बता दिया 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक बनाया गया, ठीक है, इसकी थीम बता दी। और 2022 वाला कब बनाया गया है? भारत जल सप्ताह ये बनाया गया है 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक, ये 7वें नंबर का था। अगर आप इसकी भी थीम के बारे में बात करोगे तो इसकी थीम क्या थी? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। और इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। और राष्ट्रपति फिलहाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इसका उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया। क्लियर भाई? राष्ट्रपति ने किया। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछ सकता है। अलग अलग दिन मनाया जाता है। 2021 को 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक बना, 2022 को 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक बना, 7वें नंबर का संस्करण था। उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने किया। थीम इसकी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन बेसिक है। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है? देखिए एक सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो ये भी पूछ सकता है, ये ना ताजमहल से रिलेटेड होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ताजमहल में संगमरमर का प्रयोग किया हुआ है। और आपसे कई बार पेपर में ये पूछता है कि जो ताजमहल है, जो मार्बल है, उसका रंग फीका पड़ रहा है, वो किस कारण से पड़ रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण पड़ रहा है। अम्लीय वर्षा का टॉपिक मैंने पूरा करवा रखा, आप देख सकते हैं, फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है ना, ये कैंसर का होता है, ये कैंसर का खतरा होता है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? कैंसर का खतरा, या ये भी बोल सकते हैं कैंसर। इसको ना अम्लीय वर्षा को स्टोन कैंसर भी बोला जाता है, स्टोन कैंसर भी बोला जाता है। आपसे कई बार पूछ लेगा स्टोन कैंसर किसको बोला जाता है? अम्लीय वर्षा को बोला जाता है। इससे ताजमहल का कई बार जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है, इससे ताजमहल का रंग भी फीका पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा के अंतर्गत। भाई देखिए 2 चीज़ें मिली होती हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा आपको, या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा, या फिर नाइट्रिक अम्ल मिलेगा। ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। तो SO2 और NO2, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये दोनों हमको अम्लीय वर्षा से मिलते हैं। SO2 और NO2 दोनों पूछता है, आपको पेपर में पूछ सकता है अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी गैस प्राप्त होती हैं, या किसके कारण उसका क्या है भाई रंग फीका पड़ रहा है, या क्या बोला जाता है। तो मैंने बताया अम्लीय वर्षा को एक तो स्टोन कैंसर बोला जाता है, उसे कैंसर का खतरा रहता है। ताजमहल का जो पीलापन हो रहा है वो इसी के कारण होता है भाई। या फिर ये बोल सकता हूँ अम्ल वर्षा में जो मौजूद प्रदूषक होता है ना, वह अपना रंग बदलने के लिए क्या है,
पत्थर के साथ क्या है, अभिक्रिया करता है, और उसके साथ अभिक्रिया करता है ना, तभी क्या है, उस पत्थर का जो कलर है पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और उसमें कौन कौन से होते हैं, SO2 और NO2 होता है अम्लीय वर्षा में अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ये दोनों ऑक्सीकरण द्वारा क्या है, अभिक्रिया करते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है। CFC तो पता ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो एयर कंडीशनर वगैरह इसमें ओजोन परत के अंतर्गत मैंने बताया, जिसको हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया कि भाई इनके मिलान बताइए। तो गिर कहाँ पर है, आप सभी को पता है कहाँ पर है गिर, ये भारतीय शेर के लिए है। ये भी पूछ सकता है गिर कहाँ पर है, ये गुजरात के अंतर्गत है। कहाँ पर है, गुजरात के अंतर्गत है। और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और यह गुजरात के जो जूनागढ़ हो गया, गिर सोमनाथ और अमेरी जिलों में क्या है, स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को हम सासन गिर के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम, सासन गिर के नाम से भी क्या है, इसको जाना जाता है। और एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, AB के साथ हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। अब आता है रणथंभौर। सबसे पहली बार तो रणथंभौर कहाँ पर है, राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान का रणथंभौर कहा जाता है। किसको, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को हम क्या है, राजस्थान का रणथंभौर कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, ये उमरिया के अंतर्गत स्थित है। देखिए 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया। ठीक है, और इसी प्रकार से जो टाइगर की अधिकता घनत्व वाला पाया जाता है, तो इस प्रकार से क्या है, ये भी हो गया। समझ गए। तो वही ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, बाघ से रिलेटेड हो जाएगा, टाइगर से रिलेटेड हो जाएगा। मैंने बताया राजस्थान का रणथंभौर भी कहा जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, क्लियर। अब आता है काजीरंगा। ये तो बेसिक है, काजीरंगा के बारे में तो आप सभी को पता होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, या फिर जिसको हम रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर, समझ गए। फिर आता है कंचनजंगा पार्क। कंचनजंगा पार्क जो है, सॉरी उससे पहले कौन सा आता है, बांदीपुर। उससे पहले कौन सा आता है, बांदीपुर। देखिए सबसे पहली बात तो बांदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक है। कर्नाटक के कई जगह पर है, चामराजनगर के अंतर्गत स्थित है। और ये किस लिए स्थित है, इसकी स्थापना ना 1974 में करी थी भारत सरकार ने, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से, या प्रोजेक्ट टाइगर के तहत करी गई थी भाई। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथी से रिलेटेड ये हो जाएगा भाई। क्लियर। अब कंचनजंगा पार्क किससे बच गया, इससे ही बच गया, कस्तूरी मार्ग। ठीक है, और ये कहाँ पर है, आप सभी को पता है। कंगचेनचोंग जो राष्ट्रीय उद्यान है, 2016 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है, सिक्किम में इस राष्ट्रीय उद्यान को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था भाई। क्लियर। और कंचनजंगा के क्षेत्र में कुल 14 संरक्षित क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत भाई, टोटल 14 आएंगे। और कौन कौन से आते हैं, जैसे कि एशियाई काले भालू हो गए, लाल पांडा हो गया, सफेद पेट हो गया, कस्तूरी मर्ग हो गया, भूरी छाती वाला तितर हो गया, रक्त तितर हो गया, या हिम तेंदुए हो गए, वे सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। इस प्रकार से ये सभी हमने मिलान कर लिया है। वीडियो लंबी हो गई है, काफ़ी समय हो गया बोलते हुए, अब ख़त्म करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है। सबसे पहली बात तो स्थानांतरित खेती क्या होती है, स्थान करना, किसी भी स्थानांतरित करना एक जगह से दूसरी जगह पर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए जंगल है, हमने खेती के लिए जंगल को काटा और यहाँ पर काट कर खेती की। जब ये उपजाऊ खत्म हो गई ना, फिर इसको छोड़कर हम दूसरी जगह पर चले गए, दूसरी जगह पर फिर पेड़ पौधों को काटा और फिर हमने वहाँ पर क्या है, फसल उगाई। और ये बार बार इसी प्रकार से करने को हम स्थानांतरित खेती कहते हैं। ये तो बात हुई स्थानांतरित खेती। अब स्थानांतरित खेती को एक आप दूसरे नाम से जानते होंगे, झूम खेती के नाम से, आपने काफ़ी पढ़ा होगा और सभी बच्चों को पता होगा। झूम खेती भी इसी को कहा जाता है। कई बार आपसे पूछेगा झूम खेती में क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं ना उसको काटेंगे, जब तक उपजाऊ रहेगी तब तक बोएंगे, फिर उसको छोड़कर चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह पर क्या है, स्टार्ट कर देंगे। क्लियर, ये होता है। देखिए
समझ गए। तो वो क्या है, एक झूम खेती कहलाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है अगर मैं बात करूँ, अब बात बताइए मेरे को, ये ऐसा हम कहाँ पर करते हैं, ऐसा हम कहाँ पर करेंगे, जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना उस साइड करेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हम क्या है ऐसा करते हैं। कहने का मतलब है असम में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में, वहाँ पर हम करते हैं और इस खेती को हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2020 का भी क्या है पूरा निचोड़ कर लिया है। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जिस बच्चे ने ना 2020 और 2021 का पूरा निचोड़ कर लिया ना और जिसने नोट्स बना लिए, उसके भाई आधे क्वेश्चन तो यहाँ से ही हो जाएंगे। और फिर भी लास्ट समय पर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं 80 599 82 754 पर आप मैसेज कर सकते हैं। फ्री के अंतर्गत मैंने बताया कई पीडीएफ मिलेंगी, पेड के अंतर्गत एक पीडीएफ मिलेगी, 100 रुपये में आप ले सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।